चलिए आज बात करते हैं चीन के इतिहास के उस अध्याय की जब एक विशाल सामाजिक और आर्थिक अभियान ने पूरे देश की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इसे नाम दिया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। जरा इस नंबर को देखिए, 5,60,00,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस महाअकाल में हुई मौतों का सबसे बड़ा अनुमान है, जो इतिहास के सबसे भयानक और घातक अकालों में से एक बन गया। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक आधुनिक स्वर्ग बनाने का सपना इतने बड़े पैमाने पर एक मानव निर्मित तबाही में बदल गया? चलिए इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, एक बड़ी छलांग और उसके पीछे की महत्वाकांक्षा। तो बात है 1950 के दशक की। चीन में अभी अभी क्रांति खत्म हुई थी और हवा में एक अजीब सा जोश था, एक जीत का माहौल था। कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता माओ जेडोंग को लग रहा था कि अब कुछ भी मुमकिन है। उनका एक ही लक्ष्य था, चीन की खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक औद्योगिक महाशक्ति में बदलना, और वो भी बहुत ही तेजी से। और इसी जोश में 1957 में माओ ने एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं एक दुस्साहसी लक्ष्य दुनिया के सामने रख दिया। सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर उन्होंने ऐलान किया कि चीन सिर्फ 15 सालों में औद्योगिक उत्पादन में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा। ये एक बहुत ही दाऊशी दावा था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कम्यून और पिछवाड़े की भट्टियां। अब इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 मुख्य नीतियां बनाई गईं। पहली थी पीपल्स कम्यून। अब जरा सोचिए, करीब करीब 5,000 परिवारों को एक साथ एक बड़े से समूह में डाल दिया गया। उनकी अपनी जमीन, उनके खेत, उनके औजार, सब कुछ उनसे ले लिया गया। मतलब निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट ही खत्म। काम कब करना है, क्या खाना है, कब सोना है, सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल होता था। और इसे ही ग्रामीण चीन की नई आर्थिक और राजनीतिक बुनियाद बताया जा रहा था। और जो दूसरी नीति थी वो तो और भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई। ये था पिछवाड़े की भट्टियों का अभियान। मतलब लाखों किसानों को अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर घरों के पीछे छोटी छोटी भट्टियों में स्टील बनाने का आदेश दिया गया। ईंधन कहाँ से आएगा? तो पेड़ काटे गए, घरों के दरवाजे, फर्नीचर जो मिला सब जला दिया गया। लोगों पर इतना दबाव था कि उन्होंने अपने घर के बर्तन तक पिघला दिए, सिर्फ प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करने के लिए। और नतीजा ये हुआ कि जो स्टील बना वो इतना घटिया था कि किसी भी इंडस्ट्रियल काम के लिए वो बिल्कुल बेकार था। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? माओ के जो पर्सनल डॉक्टर थे, उन्होंने बाद में बताया कि ऊपर बैठे नेताओं को, लीडरशिप को ये अच्छी तरह पता था कि ये योजना पूरी तरह से फेल हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोगों का क्रांतिकारी जोश ठंडा ना पड़ जाए। मतलब राजनीतिक लक्ष्यों को जमीनी हकीकत से कहीं ज्यादा ऊपर रखा गया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे भयानक हिस्सा, सेक्शन 3, महाअकाल। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि कैसे हालात बद से बदतर होते गए। 1958 में कागजों पर तो बम्पर फसल हुई, लेकिन असल में उसे काटने वाला कोई नहीं था। सारे किसान तो स्टील बनाने में लगे थे। नतीजा, ज्यादातर फसल खेतों में ही सड़ गई। 1959 आते आते खेती के जो गलत एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो भी फेल हो गए। प्रोडक्शन बिल्कुल ठप पड़ गया और देश में अकाल ने दस्तक दे दी। और 1960 में तो हद ही हो गई। जब देश के अंदर लोग भूख से मर रहे थे, तब चीन अपनी योजनाओं की कामयाबी का ढोंग करने के लिए विदेशों में अनाज एक्सपोर्ट कर रहा था। आखिरकार 1961 में जाकर जब तबाही का मंजर छुपाए नहीं छुप सका, तब जाकर इन नीतियों को चुपचाप वापस लिया गया। तो सवाल उठता है कि हालात इतने खराब हुए कैसे? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी आंकड़ों का धोखा। देखिए, जो स्थानीय अधिकारी थे उन पर ऊपर से इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था कि उन्होंने फसल की पैदावार के झूठे बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े देने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी प्रांत में असल में 50 लाख टन अनाज हुआ, तो वो रिपोर्ट करते थे 1 करोड़ टन। अब सरकार तो उसी रिपोर्ट किए गए आंकड़े के हिसाब से अपना हिस्सा वसूलती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। इस सरकारी धोखे की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत ही भयानक थी। आंकड़ों के पीछे की जो इंसानी पीड़ा है वो कल्पना से भी परे है। अनुमान है कि करोड़ों लोगों की मौत हो गई। हालत इतनी खराब थी कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों से नरभक्षण की खबरें आने लगीं। लोगों ने जिंदा रहने के लिए पेड़ की छाल, मिट्टी, कोयला जो मिला वो खाया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात,
कम से कम 25 लाख लोगों को तो स्थानीय अधिकारियों ने ही तड़पा कर या सीधे सीधे मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के तय किए गए टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे थे। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, दोषारोपण की तबाही। मतलब जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो सवाल उठा कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, इस तबाही की जिम्मेदारी को लेकर 3 अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। पहला है माओ के जमाने का नजरिया। उस वक्त सरकार ने कहा कि ये 70% प्राकृतिक आपदा और 30% इंसानी भूल थी, मतलब ज्यादातर दोष कुदरत पर डाल दिया। फिर आया डेंग शियाओपिंग का दौर। उन्होंने इस फॉर्मूले को बिल्कुल उलट दिया और कहा कि ये 70% इंसानी भूल और 30% प्राकृतिक आपदा थी, मतलब उन्होंने नीतियों को मुख्य दोषी माना। लेकिन आज के दौर में जो ज्यादातर स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि इसमें प्राकृतिक आपदाओं की भूमिका ना के बराबर थी। ये लगभग पूरी तरह से एक मानव निर्मित तबाही थी, जो कट्टरपंथी नीतियों, सिस्टम में बसी हिंसा और सरकारी धोखे का सीधा नतीजा थी। और अब आखिरी सेक्शन 5, माओ का क्या हुआ। तो 1962 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे 7000 कैडर सम्मेलन कहते हैं। वहां पर माओ की खुलकर आलोचना की गई, उन्हें अपनी गलतियां माननी पड़ी और इसके नतीजे में उनकी ताकत काफी कमजोर पड़ गई। उन्हें सरकार के रोजमर्रा के कामकाज से पीछे हटना पड़ा। और फिर सत्ता की बागडोर आई लियू शाओकी और डेंग शियाओपिंग जैसे नरमपंथी नेताओं के हाथ में। उन्होंने आते ही चुपचाप ग्रेट लीप की उन कट्टरपंथी नीतियों को पलटना शुरू किया और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके अपनाए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इतिहास लिखने वाले ही ताकतवर लोग हों जो उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो फिर हम अतीत की असली सच्चाई को कैसे याद रख सकते हैं, उससे सही सबक कैसे सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए आज भी उतना ही जरूरी है।